नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। धामी जी की पुस्तक हमारी इस सीरीज़ के अंदर चल रही है और अभी तक 69 पार्ट हम इसमें कवर कर चुके हैं। आज हम इस सीरीज़ की 70वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। लास्ट वीडियो में हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट संस्थानों के बारे में, शिक्षण संस्थानों के बारे में बात कर रहे थे। आज उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और उत्तराखंड की भाषा, बोली, उनसे रिलेटेड जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला को जुलाई 1924 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसे अल्मोड़ा में किस वर्ष स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है, इसको लेकर एक ही एग्जाम में दो सवाल आपसे बन गए थे। यह जो अनुसंधान शाला है, इसकी स्थापना 1924 में होती है। कलकत्ता के अंदर इसे स्थापित किया गया था। इसको वर्तमान में यह अल्मोड़ा में है। इसको अल्मोड़ा में कब लाया गया? 1936 में लाया गया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, 1974 में जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उसने इस संस्थान को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ष आपने याद रखने हैं। इस संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो बोसी सेन इसके संस्थापक थे, इसे भी याद रखना है। ठीक है, हिमालयन भूविज्ञान संस्थान को 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। इसे किस वर्ष देहरादून स्थानांतरित कर इसका नाम DN वाडिया के नाम पर रखा गया? जो वाडिया संस्थान है हमारा, वाडिया भूविज्ञान संस्थान, एक पेपर में सवाल आया था कि देहरादून में स्थित जो वाडिया संस्थान है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हमारा भूविज्ञान से। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान से इसका संबंध है। इसकी स्थापना 1968 में होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में से बनाया गया था। ये दिल्ली में ही बना था 1968 में। वर्तमान में ये देहरादून में है। देहरादून में इसे 1976 में लाया गया और 1976 में ही जो भारत के काफ़ी प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे DN वाडिया, इनके नाम पर इसका नाम वाडिया संस्थान किया गया। तो आपने याद रखना है ये कब बना, कहाँ बना, देहरादून कब आया, किसके नाम पर है? DN वाडिया के नाम पर है। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की की स्थापना और संस्थान का दर्जा मिलने के संबंध में सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, जो हमारा सिंचाई अनुसंधान संस्थान है रुड़की के अंदर, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्थित हैं। उनकी लोकेशन, उनके वर्ष आपसे पूछे जाते हैं। इसका पूरा नाम है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, यानी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना होती है 1928 में। 1928 में इसे एक छोटे रूप में या एक छोटे रिसर्च अनुभाग के रूप में, विभाग के रूप में बनाया गया था। आज़ादी के बाद 1949 में इसे एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में बनाया गया। तो बना ये 1928 में, संस्थान का दर्जा इसे 1949 में मिला आज़ादी के बाद। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। रुड़की में हमारे और कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशन हैं? तो एक आता है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की में स्थित है हमारा। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कुछ जगहों पर 1979 भी दिया गया है। दोनों वर्ष आपको याद रखने हैं। दोनों में से अगर कोई चुनना हो तो 1979 को आप चुनेंगे। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी रुड़की के अंदर स्थित है। क्वेश्चन बनता है कहाँ है? रुड़की। इसकी स्थापना 1947 में होती है और इसे संस्थान का दर्जा 1953 में मिला था। ठीक है, अगला, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो जो गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है, 1950 में इसे बनाया गया था। इसके संस्थापक थे महंत इंद्रेश चरण दास। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने कौन सा विद्यालय यहाँ पे बनाया, कौन सा कॉलेज बनाया था? तो डीएवी कॉलेज के संस्थापक माने जाते हैं ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में करी थी। सीआर दास की बात करें तो सीआर दास ने 1935 में दून कॉलेज की स्थापना करी थी। क्वेश्चन आता है दून कॉलेज के संस्थापक कौन हैं? तो सीआर दास हैं। ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, ये आता है हल्द्वानी में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। हल्द्वानी को लेकर के, हल्द्वानी में स्थित इंपॉर्टेंट संस्थानों को लेकर, हल्द्वानी से जुड़े तथ्यों को लेकर आपसे सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्द्वानी का संस्थापक या हल्द्वानी नगर की स्थापना किसने करी थी? तो हल्द्वानी की स्थापना में ट्रेल को इसका श्रेय जाता है। हल्द्वानी नगर स्थापित करने में ट्रेल का योगदान था। क्वेश्चन आता है, हल्द्वानी में नहरें किसने बनवाई, नहरों का निर्माण किसने करवाया? तब आपने कहना है रैमजे। ठीक है। हल्द्वानी में ही 1857 की जब क्रांति होती है तो क्रांतिकारियों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था। फिर रैमजे ने यहाँ पर किसको भेजा था? मैक्सवेल को भेजा था। ठीक है। हल्द्वानी का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमोरी। इसे ये जो वर्तमान नाम है हल्द्वानी, ये ट्रेल के द्वारा ही दिया गया। ठीक है। ट्रेल को आधुनिक हल्द्वानी का निर्माता ये भी कहा जाता है। 1834 में उसने अपने लिए यहाँ पर एक बंगला भी बनाया था, जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, विलियम ट्रेल ने अपने लिए 1834 में बंगला कहाँ पर बनवाया? तो आपने हल्द्वानी को कहना है। ठीक है। हल्द्वानी में कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी के अंदर है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी के अंदर है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? हल्द्वानी के नजदीक स्थित है। हल्द्वानी के निकट कौन सी नदी बहती है? किस नदी के तट पर है हल्द्वानी? तो गौला नदी के तट पर हल्द्वानी बसा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशालय ये भी हल्द्वानी में ही स्थित है। उत्तराखंड के अंदर कत्था उद्योग कहाँ पर स्थापित है? हल्द्वानी में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण संस्थान ये भी हल्द्वानी के अंदर है। और उत्तराखंड का पहला दुग्ध डेयरी संघ जो बना था 1949 में, वो भी हल्द्वानी में बना था। ठीक है। रक्षा कृषि शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? जो रक्षा कृषि शोध संस्थान है ये हमारा अल्मोड़ा के अंदर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। कई बार हमने इसके बारे में बात करी है, पेपर में ये भी पूछा गया है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी ये कहां पर है? ये आती है आपके देहरादून के अंदर। ठीक है। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहां पर स्थित है? तो अभी हमने इसके बारे में बात करी। लघु उद्योग सेवा संस्थान ये पड़ता है हल्द्वानी में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? यानी लबसना की बात कर रहा है। लबसना को कब स्थापित किया गया था? इसे 1959 में किया गया। और किस महीने में? तो 1 सितंबर 1959। इस डेट को आपने याद रखना है। ठीक है। जो आईएएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। शुरुआत में इसका नाम राष्ट्रीय अकादमी था। ठीक है। जब 1959 में इसका स्थापना किया गया, इसके बाद 1972 में इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जोड़ा गया और इसका नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी। इसमें ये जो प्रशासनिक शब्द है ये 1973 में जोड़ा गया था। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम 1972 में और प्रशासनिक शब्द, एकेडमिक जो शब्द आया वो 1973 में आया था। ठीक है। ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना कब होती है? जो ग्रामीण और कृषि विकास समिति है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति, ये बनती है 1995 में और कहां पर है? हल्द्वानी में ही स्थित है। ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहां पर है? हल्द्वानी में 1995 में बनी थी। हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं। इनके अंतर्गत 18 बोलियों का समुदाय है। सुमेलित कीजिए कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां शामिल हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की टोटल 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं, जिसमें 18 बोलियां शामिल हैं। इन 5 उपभाषाओं के अंदर टोटल 18 बोलियां हैं। कुछ जगहों पर 17 भी दी गई है। पहले आपने 18 को ही याद रख लेना है। ठीक है। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, इसके अलावा पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है। आपको पूछा है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू या जिसे हरियाणवी कहते हैं और ब्रजभाषा, ये सब आती हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा था एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे हिंदी का एक क्विक रिवीजन करने की, तो 1 से 2 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे हिंदी की लगातार क्लास करें और हिंदी का एक क्विक रिवीजन, क्विक रिवाइज हम एग्जाम से पहले कर सकें, खासकर जो ग्रामर वाला पार्ट है, व्याकरण वाला पार्ट है उसका। अगला, उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी भाषा के नाम से किसने संबोधित किया था? तो उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी किसने कहा? उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जॉर्ज गियर्सन ने बेसिकली उत्तराखंड की या जो पहाड़ी भाषा थी, पहाड़ी बोलियां थी, उनको 3 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग उसने किया पश्चिमी पहाड़ी, दूसरा उसने किया पूर्वी पहाड़ी और तीसरा उसने किया मध्य पहाड़ी। तो उत्तराखंड की भाषा किस में आई है? मध्य पहाड़ी में आई है। ये वर्गीकरण किसने किया है? ये किया है गियर्सन ने। यही आपके पास सवाल था। ठीक है। जो पश्चिमी पहाड़ी है इसके अंदर उसने किसको रखा है गियर्सन ने? तो जौनसारी, हिमाचली, इनको रखा है पश्चिमी में। पूर्वी पहाड़ी में नेपाली या गोरखाली को रखा है और मध्य पहाड़ी में रखा है गढ़वाली और कुमाऊनी। तो यही तो पूछा था कि उत्तराखंड की भाषा कौन सी पहाड़ी में आती है? तो मध्य पहाड़ी। किसने कहा? गियर्सन। ठीक है। जॉर्ज गियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा। इस वर्गीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। पहला, पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत मुख्य रूप से नेपाली या गोरखाली भाषा आती है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। पूर्वी पहाड़ी में नेपाली या गोरखाली आती है। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत मुख्य रूप से कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। बिल्कुल सही है। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जौनसारी, हिमाचली, ये भाषाएं आती हैं। ये भी सही है आपका। तो आपको पूछा है कौन सा सही है? तीनों के तीनों कथन आपके बिल्कुल सही होंगे। भारत का भाषा सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? यानी भारत का भाषा सर्वेक्षण। इस पुस्तक को लिखा है जॉर्ज गियर्सन ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इस पुस्तक में गियर्सन ने कुमाऊनी को 13 और गढ़वाली को 8 उपबोलियों में बांटा है। ठीक है। टोटल इसने हमारी जो भाषाएं हैं गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों को 21 उपबोलियों में बांटा। इसमें से 13 कुमाऊनी है, 8 गढ़वाली। ठीक है। गढ़वाली और कुमाऊनी पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? तो देखिए, गढ़वाली और कुमाऊनी पर विद्वानों के द्वारा जो सबसे ज्यादा प्रभाव माना गया है वो राजस्थानी भाषा का माना गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये तो है भाषा, किससे ये प्रभावित हैं। पूछा जाएगा कौन से अपभ्रंश के ये सबसे ज्यादा नजदीक हैं? शौरसेनी अपभ्रंश के। ठीक है। कुमाऊनी भाषा के भाषाई उद्भव और कालखंड के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन आपने यहाँ पे चूज करना है। देखिए, कुमाऊनी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा मानी जाती है जिसे कई विद्वान खस भाषा से प्रभावित मानते हैं। सही है आपका। शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है और कई विद्वानों का मत है कि यह खस भाषा से ज़्यादा प्रभावित है। हालांकि राजस्थानी से ज़्यादा है, ज़्यादातर ये माना जाता है, लेकिन खस से भी इसको प्रभावित मानते हैं। तो ये सही है। कुमाऊनी भाषा का पहला नमूना 1979 ईस्वी के सुई चंपावत ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। क्या ये सही है? 1989 का बेसिकली एक चंद राजा थे, थौर अभय चंद। हालांकि चंद वंशावली में इस नाम के कोई राजा नहीं मिलते हैं। अभय चंद अलग मिलते हैं, थौर चंद अलग मिलते हैं, लेकिन इस राजा का उल्लेख कई पुस्तकों में किया गया है कि इनका लोहा घाट से कुमाऊनी में एक ताम्रपत्र मिला जिसे कुमाऊनी का पहला ताम्रपत्र माना जाता है। किसके द्वारा माना गया है? तो योगेश चतुर्वेदी के द्वारा माना गया है। ठीक है। तो ये भी सही है आपका कि चंपावत ताम्रपत्र जो मिला था 1989 का, इसको माना जाता है कुमाऊनी भाषा का पहला नमूना। ठीक है, यानी कि पहला सैंपल। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के काल को कुमाऊनी भाषा के विकास का मध्यकाल कहा जाता है। क्या ये सही है आपका? ये वाला आपका गलत होगा। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक के काल को कुमाऊनी भाषा का शुरुआती काल, अभिलेखीय काल माना जाता है, यानी जब ये भाषा ताम्रपत्र के रूप में, अभिलेखों के रूप में ही इस्तेमाल होती थी। ठीक है। इसका मध्यकाल माना जाता है 1900 ईस्वी तक का जो काल है, 1400 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक है। 1400 से 1900 ईस्वी तक के काल को कुमाऊनी भाषा के विकास काल के रूप में माना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा।
इसे विकास का मध्यकाल माना जाता है। तो ये जो काल है कुमाऊनी भाषा के विकास का काल या विकास का मध्यकाल इसे कहते हैं। तो ऑप्शन डी भी सही है, केवल सी वाला गलत था। दिगांश अभिलेख को कुमाऊनी का पहला तिथि युक्त नमूना माना जाता है, यह किस जनपद से मिला है? तो पहला ताम्रपत्र तो हमने कहा कि कौन सा माना जाता है, तो वो है जो चंपावत से मिला था चंद राजा का। ठीक है, कब का है? 1989 का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊनी का पहला तिथि युक्त नमूना कौन सा माना जाता है, तो यह है आपका पिथौरागढ़ से मिला हुआ दिगांश अभिलेख। दिगांश अभिलेख MP जोशी इसको मानते हैं कि कुमाऊनी का तिथि युक्त पहला नमूना है। ठीक है, पिथौरागढ़ से मिला था 1105 ईस्वी यानी 1105 ईस्वी का इसे माना जाता है। ठीक है, वर्ष 1728 ईस्वी में रामभद्र त्रिपाठी द्वारा कुमाऊनी में अनुदित किस रचना को साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की पहली रचना कहा जा सकता है? तो साहित्य की दृष्टि से कुमाऊनी की पहली रचना मानी जाती है चाणक्य नीति का गद्य अनुवाद, यानी चाणक्य नीति का इन्होंने अनुवाद किया था। इसी को कुमाऊनी भाषा की पहली साहित्यिक कृति माना जाता है। ये रचना किसकी है? रामभद्र त्रिपाठी की है। इन्होंने 1728 में इसको लिखा था। ठीक है, यानी चाणक्य नीति का अनुवाद किया था कुमाऊनी में। ठीक है, गुमानी पंत मूलतः किस भाषा के कवि थे? देखिए, गुमानी पंत की अगर हम बात करते हैं, गुमानी पंत का जन्म 1790 में होता है। माना जाता है कि आमतौर पे कुमाऊनी में जो रचनाएं शुरू होती हैं वो इन्हीं के काल से शुरू होती हैं, इन्हीं के जीवन के बाद होती हैं। हालांकि साक्ष्य पहले के भी मिलते हैं, जैसे हमने ऊपर सवालों को देखा। गुमानी पंत जो थे, इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि, कुमाऊं का आदि कवि इनको माना जाता है। ये मूलतः किस भाषा के थे? ये संस्कृत भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनका जन्म 1790 में होता है। इनका जन्म काशीपुर में होता है। शुरुआत में काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में ये रहते थे, बाद में सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। ठीक है, इनका मूल नाम लोकरत्न पंत था और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पेपर में आती हैं, जैसे राम महिमा, गंगा शतक, रामाष्टक, नीति शतक, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, जो गुमानी पंत थे, इनके जो पूर्वज थे, यानी इनके जो दादा थे, इनके जो पिता थे, वे चंद राजाओं के राजवैद्य थे। ठीक है, कई बार पूछ लेता है, जैसे मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था, तो वो सुनार थे। ये क्या थे? राजवैद्य थे। ठीक है, कृष्णा पांडे के साहित्यिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कृष्णा पांडे ये भी कुमाऊनी के प्राचीन कवि माने जाते हैं, प्राचीन साहित्यकार माने जाते हैं। इनको लेकर 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, इनका जन्म 1800 ईस्वी में पटिया गांव अल्मोड़ा में हुआ। ये गुमानी पंत के समकालीन थे। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। गुमानी पंत के ये समकालीन थे। गुमानी पंत का जन्म 1790 में हुआ था, इनका 1800 में हुआ। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना कृष्णा पांडे को कलयुग है, ये भी सही है। इनकी फेमस रचना है एक कृष्णा पांडे को कलयुग। ठीक है, इस रचना का अंग्रेजी अनुवाद करवाया जॉर्ज गियर्सन ने और एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर के नाम से। तो क्वेश्चन आएगा, एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर जिस रचना का अंग्रेजी अनुवाद है उसके लेखक कौन थे? कृष्णा पांडे। ठीक है, 1800 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनकी जो फेमस रचना है कृष्णा पांडे को कलयुग, इसको अंग्रेजी में कौन कन्वर्ट करता है? जॉर्ज गियर्सन करता है। और किस नाम से? एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर। ठीक है, गंगादत्त उप्रेती ने कृष्णा पांडे की रचनाओं का संकलन किया था। क्या यही सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। कृष्णा पांडे कुमाऊनी के प्राचीन कवियों में से एक माने जाते हैं और इनकी रचनाओं का संकलन का काम किसने किया? कुमाऊनी के पहले भाषा वैज्ञानिक जो थे गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, गुमानी पंत की रचनाओं का संकलन किसने किया? ये क्वेश्चन भी बन जाता है पेपर में। गुमानी पंत की रचनाओं का संकलन रेवादत्त उप्रेती ने किया था। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कौन सा सही है? सभी के सभी कथन आपके बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी। कुमाऊनी भाषा और साहित्य के अनुवाद इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार करें। यहाँ पर कुमाऊनी की जो शुरुआती कुछ रचनाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनके कन्वर्जन दिए गए। बेसिकली कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनको कुमाऊनी में अनुवाद किया गया है। किसने किया, कब किया, यहाँ से आपको इसका मिलान करना है। यहाँ से भी सवाल बन जाता है। कई बार पूछा था उसने पेपर में कि मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया, तो आपने सीधा आंसर किया था लीलाधर जोशी। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 मिलान करने हैं, कौन सी फेमस रचना का अनुवाद किसने किया।
पहली रचना है दुर्गा पाठ सार। इसका कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया है? इसका कुमाऊनी में अनुवाद चिंतामणि जोशी ने किया था 1897 में। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है दश कुमार चरित। इसका हिंदी और कुमाऊनी दोनों में अनुवाद किया था ज्वालादत्त जोशी ने 1892, ये भी सही है। और तीसरी है कालिदास की रचना मेघदूतम। इसका कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? लीलाधर जोशी ने किया था 1894। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही यहाँ पे होंगे, तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही आपका हो जाएगा? सी और डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये रचनाओं को लेकर वो इंडिविजुअल सवाल भी बना सकता है कि बताइए दश कुमार चरित के अनुवादक कौन है कुमाऊनी में, मेघदूतम का किसने किया, दोबारा से पूछा जा सकता है। ऐसे ही इनको लेकर के कृष्णा पांडे जी को लेकर के और दूसरे जो कुमाऊनी भाषा के शुरुआती साहित्यकार थे, लेखक थे, उनको लेकर सवाल बन सकते हैं। इनको आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। भाषा से संबंधित, उत्तराखंड की भाषा से संबंधित अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुए हैं, उन्हें हम हमारी अगली क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।